तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। यदि एक डेटा के माध्यिका बहुलक को ABC द्वारा दर्शाया गया है, AB ये है तो BC क्या होगा? माध्य, देखिए 3 वर्ड है, मैं लिख देता हूँ, माध्य, माध्यिका और बहुलक। इनका ABC के रेशो में दर्शाया गया है। ये A है, ये B है, ये C है, और A और B का रेशो कितना दिया? 9:8। ठीक है, बहुलक हमें पूछा है। एक चीज़ ध्यान रखना, बहुलक और माध्यिका और बहुलक का रेशो पूछा है हमसे। ठीक है, तो एक काम हो सकता है यहाँ पे कि एक फार्मूला लगा दो चलो बहुलक निकालने के लिए, कि बहुलक बराबर क्या होता है। देखो, बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। ये फार्मूला होता है, याद होना चाहिए। ठीक है, 3 में से कोई भी 2 वैल्यूज दे दे तो तीसरी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। बहुलक क्या होगा? 3 गुना माध्यिका। माध्यिका कितना है? 8, मतलब रेशो में है तो मान लो ये 8x है, ये 9x है, तो माध्यिका गुना 3, 8 या 24x हो गया, माइनस 2 गुना माध्य, 9 गुना 18x हो गया। ठीक है, तो ये 6x बचा, तो बहुलक कितना आ गया? 6x। ठीक है, तो बस रेशो पूछा हमसे, तो x से x कट जाएगा और 2 से काट दो, 2 चौके 8, 2 तिया 6, तो माध्यिका और बहुलक का रेशो कितना आ गया? 4:3। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। 76 की स्पीड से तो 76 × 5/18, 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो 450 प्लेटफॉर्म हो गया, प्लस रेलगाड़ी की लंबाई मान लो t है, तो ट्रेन इसको कितनी देर में पार करती है? 27 सेकेंड में। तो 9 से काट दो, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 2 से काट दो इसको, 2 तिया 6, 2 8 16। ठीक है, 38 पंजे कितना हो गया? इसका आधा 19, 190 हो गया ये। ठीक है, इसका आधा, इसका डबल 190, तो 19 या 57, 570 माइनस 450 बराबर t आ गया। ठीक है, तो 450 से 100 आगे बढ़ाओगे तो 550 और 20, वो 120 मीटर लंबी क्या आ गई? आपकी ट्रेन आ गई। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 0.9 का वर्गमूल किसके बराबर है? 99% लोग गलत कर देंगे इसको, या तो वो ये टिक करेंगे या तो वो ये टिक करेंगे, और 0.9 इन दोनों में से किसी का भी आंसर वर्गमूल नहीं है। ठीक है, इन दोनों में से हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैं समझाता हूँ। 0.09 जो होता है वो होता है 0.3 का स्क्वायर, है ना। मतलब 0.09 का वर्गमूल निकालोगे आप तो 0.03 आएगा, 0.3 आएगा, तो ये जो है वो तो उसका हो गया। ठीक है, अगर ये चाहिए आपको तो ये होगा आपका 0.0009 का, तब जा करके आपका, अगर आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो जाके 0.03 आएगा। मतलब ये दोनों वैल्यूज तो हमारी इनकी हो गई। हमें निकालना है 0.9 का। 0.9 अभी कहाँ निकाला हमने? ना यहाँ निकाला ना यहाँ। तो 0.9 निकालने के लिए क्या करेंगे? थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है इसका। देखो, जब भी इस तरह का सवाल आ जाए इसको लास्ट में करिएगा। ठीक है, क्योंकि हम प्रैक्टिकल आदमी हैं, काफ़ी हजारों बार इस तरह के सवाल हम कर चुके हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि किस तरह के सवाल में जल्दबाजी नहीं करना है और किस तरह के सवालों को लास्ट में करना चाहिए। ये सवाल आपको हमेशा लास्ट में करना है। ठीक है, जब टाइम बचे तो करना है, वरना तो इन दोनों को छोड़ करके जो समझ में आए, सी और डी, अगर टाइम कम हो तो जो समझ में आए उसको तुक्का मार देना। ठीक है, क्योंकि समय थोड़ा लगेगा इसको। 0.9 का वर्गमूल निकालना है, तो देखो ये वर्गमूल निकाल लो। इसके बटे में कुछ नहीं, तो मैंने क्या मान लिया? 0। ठीक है, अब ये आगे हट जाएगा, 9/10 बचा। अब मैं काम करता हूँ कि नीचे स्क्वायर बनाने के लिए मैं नीचे 10 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ताकि 10 में 10 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 बन जाएगा। एज इट इज़ 10 का नीचे हुआ है तो 10 का ऊपर भी होगा। तो ऊपर कितना बचा? रूट में 90, और ये रूट में कितना आ गया? ये पूरा रूट है एक्चुअली। ठीक है, 100। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या हम रूट अलग अलग कर सकते हैं? यहाँ पे रूट 90 ऊपर और ये तो आ गया 10। तो रूट 90 की वैल्यू निकालना है कि ये लगभग किसका स्क्वायर होता है। देखो, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर होता है 100। ये 81 और 100 के बीच में है, मतलब 9 और 10 के बीच में है, तो लगभग 9.5 के आसपास कुछ आएगा वैल्यू। तो देखो 9.5 के आसपास, ये 94 यही है, तो ये तो वैसे ही पॉसिबल नहीं थे। ठीक है, एग्जैक्ट कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू, मैं तरीका बताता हूँ आपको। भाग विधि हमने पढ़ी थी, 7th या 8th में आती थी।
ठीक है। 90 का भाग विधि हम निकालेंगे तो 90 पॉइंट कुछ नहीं है, तो मान लो कि 90.000000 दो दो का पेयर बनाना है हमें, ठीक है। तो जितने जीरो चाहें उतने लगाते रहना। अब हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जिसमें उसी का मल्टीप्लाई करें तो 90 के पास चले जाए हम। 8 का स्क्वायर करो, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर करो तो 9 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 में 9 का मल्टीप्लाई किया तो 81 आया, मतलब शेषफल 9 बच गया, ठीक है। और 9 कितना हो गया 18, ठीक है। अब ये 9 बचा, 0.00 था तो 9.00, मतलब ये लगभग 900 है आपका, ठीक है। तो 18 में कितने, 18 के आगे हमें ऐसा नंबर लगाना है, जैसे यहाँ पे भी पॉइंट आ गया, ठीक है। तो 18 के आगे हमें ऐसा नंबर लगाना है कि ये लगभग 900 आ जाए, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारा आंसर आता जा रहा है एक्चुअली, ठीक है ना। आप 1 डिजिट से भी सॉल्व कर सकते थे उस सवाल को, ठीक है, लेकिन जो आपको ठीक लगे आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। 9 है, अच्छा 18 बचा 900, 18 पंजे 90, 5 लगा दूं मैं आगे, ठीक है। तो 185 हो जाएगा, तो इसमें भी 5 का मल्टीप्लाई करूँ तो 18 पंजे 90 और ये 5 हो जाएगा, मतलब ये 4 बार जाएगा कुछ समथिंग, ठीक है। 180 का 4 में मल्टीप्लाई भी करना है, 184 का, सॉरी। तो 184 का 4 में 4 चौके 16 की 6, 1 बचा, 18 चौके 72 और 1 73, 736 हुआ। 185 का सॉरी 184 का आप 5 में करके देख लो, तो 5 चौके 20 की 0, 2 बचा, 18 पंजे 90 और 2 92, 920 हो गया, लेकिन 900 से ज़्यादा आ गया, तो हमें ये 5 बार नहीं लेना है, हमें सिर्फ 4 बार लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 9.4 बचा और कितना आ गया 736 आ गया, ठीक है। मैं फिलहाल पॉइंट भूल जाता हूँ, वैसे तो है वो, पर भूल जाता हूँ। और 184 और 4 इधर जोड़ना है हमेशा, ये यहाँ पे जो प्रोसेस चलेगी इधर जोड़ना है। जैसे 9 और 9 को जोड़ा था तो 18 आ गया था, ठीक है। अब इस 18 के अंदर एक मैंने ऐसा नंबर माना 4, तो 4 का ही आगे लगाना है और 4 ही जोड़ना है हमें, ठीक है। यहाँ पे 4 जोड़ा है हमने, तो 184 और 4 कितना हो गया 188, ठीक है। 10 में से 6 गए तो 4 बचा, 4 बचा। अब ये कितना हो गया 4, तो 10 में से 4 गया तो 6 बचा, ये हो गया 8, तो 1 बचा 164। अब यहाँ पर हमने 2 डिजिट तो ये उतार लिया था, ठीक है, यहाँ तक की डेटा हो गया। अब 2 जीरो और लगा दो। 188 के आगे अब ऐसा नंबर लगाना है कि उसी नंबर जो लगाना है उसी में आपका उसी का मल्टीप्लाई होना चाहिए, जो लगाया है उसी का मल्टीप्लाई करें तो नियर उसके कितने आ जाए 16,400 के आसपास आ जाए, ठीक है। तो ये लगभग कितना हो सकता है, देखो हम एग्जैक्ट आंसर निकाल रहे हैं। 0.94 तो यहाँ भी है, 0.94 यहाँ भी है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर निकालना है तो थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ही लगेगा, और इसके अलावा कोई मेथड नहीं है इसका फिर, ठीक है। आपको भाग विधि आना ही चाहिए फिर 90 की। तो 188 के आगे क्या लगाएं हम, जैसे 188 है ना, अगर 2 लगा दूँ और 2 का ही मल्टीप्लाई कर दूँ तो 18 दूनी 3600 के आसपास आएगा। यहाँ पे अगर मैं 5 लगा दूँ और यहाँ पे भी 5 लगा दूँ तो 5 पंजे 25 की 5, 2 बचा, 5 8 40 और 2 42 की 2, 4 बचा, 18 पंजे 90 और 4 94, ये तो 9400 ही हुआ सिर्फ, ठीक है। मतलब थोड़ा बड़ा नंबर लगाना पड़ेगा, 8 या 9 के आसपास, ठीक है, क्योंकि 10 का मल्टीप्लाई करूँगा इसमें तो 18,000 आ जाएगा। तो थोड़ा छोटा 9 का करते हैं, 9 9 में 81 की 1, 8 बचा, 8 9 72, 72 और 8 कितना हो गया 80, 80 का 0 8 बचा, और 8 9 72, 8 80 की 0 8 बचा, 9 एकम 9 और 8, 8 और 16 1 17, 17,000 ये आ गया। मतलब ये भी वैल्यू बड़ी है, तो 9 का नहीं बल्कि 8 का मल्टीप्लाई करना है अब हमें, ठीक है। तो लगभग 8 का इसके आसपास जाएगा, तो 8 8 और प्लस 8, ठीक है। कर दो मल्टीप्लाई, 8 8 64 की 4, 6 बचा, 64 65 66 67 68 की 8, 6 बचा, 64 65 66 67, 1 मिनट, 8 8 64 की 4, 6 बचा, 64 65 66 67 68 69 70, गलत कर गया ना, देखो 8 8 64 की 4 हुआ तो 6 बच गया, 8 8 64 64 और 6 कितना हो गया, 64 और 6 हो गया 70, 0 7 बचा, 64 8 8 64 64 और 7, ये हो गया आपका 71 की 1 7 बचा, 8 एकम 8 7 15, 15 104, ये हो गया 15 104। 10 में से 4 गया तो 6 बचा, 10 में से 1 गया तो 9 बचा, 2 गया तो 2 बचा और ये 1 बचा, 1296, ठीक है। इनको जोड़ लो आप, 8 और 8 16 की 6,
918 1896, ठीक है, और 9.48 आया। अब देखो इतना तो लगभग 948 946 आया, ठीक है, तो आंसर 948 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो 10 में डिवाइड भी तो होगा, अभी सवाल अभी खत्म कहाँ हुआ है। चलो ये हमारा भागफल आया, क्या कहते हैं इसको? भागफल। मतलब हमने √90 की वैल्यू निकाली तो लगभग 9.48 आई, तो 9.48 और डिवाइड में क्या है, यहाँ पे 10 है तो बटे में 10, तो एक 10 से भाग दोगे तो ये पॉइंट जो है वो यहाँ आ जाएगा, मतलब 0.948 आएगा, 10 का भाग दे दोगे अगर तो 0.948 यही तो निकाला हमने, 0.948, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। देखो थोड़ा 10 मिनट लग गया होगा मुझे लगता है, 5 से 10 मिनट, लेकिन हम जानते हैं कि भाग विधि इतना भी सरल नहीं है ठीक है, थोड़ा मुश्किल है। तो जब भी इस तरह का सवाल आए, आपके 10 मिनट बिगाड़ने की बजाय आप 10 सवाल करेंगे, तो इस तरह के सवाल में इन 2 पॉइंट्स को छोड़ करके पहले तो आप नियरली निकाल लेना, ठीक है, क्योंकि 2 नंबर है तो गैप 4 का होगा, जैसे कि 0.0009, जैसे 3 का स्क्वायर किया तो 9 आ गया, लेकिन 3 और ये पॉइंट के बाद 2 नंबर है ना, तो इधर 4 नंबर बनेंगे। यहाँ पे देखो 0.3 है तो यहाँ पे बनेगा 0.09, क्योंकि यहाँ पे 1 नंबर था तो 1 का डबल 2 नंबर बना। यहाँ पे कितने नंबर थे? देखो यहाँ पे 2 नंबर थे आपके, तो 2 का डबल 4, 1 2 3 4, देखो यहाँ पे 1 2 3 4, ये 4 नंबर बने, मतलब हमें डिजिट डबल करना है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया आपका यदि समीकरण ये है और ये है का कोई हल नहीं हो, कोई हल नहीं हो, हमने 10th में पढ़ा है, ठीक है, क्या इक्वेशंस बनती है कोई हल नहीं हो तो a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, ठीक है, यहाँ पे ये a1 है ये a2 है, तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है, तो नहीं है तो छोड़ दो ना उसको, क्यों लिखना फिर अब 5/-7 के, है ना। तो जब ये बराबर नहीं है तो जो ये 2 बराबर है इनको सोल्व कर लो, क्योंकि हमें तो सिर्फ क्या चाहिए, k की वैल्यू चाहिए। तो माइनस का 4 के हो गया ये, बराबर 6 18 हो गया ये, ठीक है, तो 4 से इसको सोल्व करेंगे तो पहले इसका आधा 8 सॉरी इसका आधा 2, इसका आधा 9, 9 का आधा 4.5 हो गया, तो k की वैल्यू कितनी आ गई? नेगेटिव में 4.5, ऑप्शन ए। 15 भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या। विकर्ण कैसे निकालते हैं हम? एक फॉर्मूला है n × n-3/2, किसी भी बहुभुज के विकर्ण, यहाँ पे जो n है वो बहुभुजों के मतलब बहुभुज की संख्या है। बहुभुज कौन सा है? 15, तो 15 रख दो, तो 15 गुना 15 - 3 मतलब 12/2, तो 2 छंग 12, 15 छंग 90, 90 कहाँ गया? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। एजाज का जन्म 5 जनवरी 2015 को हुआ था, जबकि फैज का जन्म उसके 553 दिन बाद हुआ। फैज का जन्म किस तारीख को हुआ? देखो एक जब उसका जन्म हुआ तो वो नॉर्मल ईयर था, ठीक है, तो नॉर्मल ईयर में क्या होता है, एक दिन आगे बढ़ जाता है, ठीक है, तो 5 जनवरी 2015 से 365 दिन मतलब 1 साल हो गया, तो एक दिन आगे बढ़ जाएगा, लेकिन फिर लीप ईयर आ जाएगा, ठीक है, तो फिर 2 दिन आगे बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि लीप ईयर में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। अरे नॉर्मल ईयर जो होता है ना, उसमें साल का शुरू का दिन और साल का आखिरी दिन सेम होता है, लेकिन अगला दिन जो है जैसे 5 जनवरी 2015 है, तो 5 जनवरी 2016 को 1 दिन आगे बढ़ जाएगा वो, ठीक है, जो भी दिन हो उसका तो ये पूरा कैलेंडर समझाना पड़ जाएगा मेरे को आपको, ठीक है, तो कैलेंडर में आपको मैं बताऊंगा, तो जिसको समझ में आता है वो तो खैर समझ जाएगा, लेकिन जिसको समझ में नहीं आएगा वो नहीं समझ पाएगा। तो ये बेसिक सवाल है, बिल्कुल बेसिक है, लेकिन सारे लोग नहीं समझ पाएंगे क्योंकि कंसेप्ट इसका मैंने पढ़ाया नहीं है। एक बार वीडियोस बनाई भी है मैंने शायद, आप कैलेंडर की वीडियो देख लेना, ठीक है, मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया है इस तरह के। ये तो सबसे बेसिक सवाल है उसका कैलेंडर का, ठीक है, लेकिन जैसे कभी नॉर्मल ईयर दे दे 5 जनवरी 2015, तो फिर अगले साल जो कि 2016 होगा और एक लीप ईयर भी होगा, तो उस दिन कौन सा दिन होगा, जैसे आज, अगर पहले आज का दिन निकालना पड़ेगा, फिर उस दिन निकालना पड़ेगा। एज इट इज़ अगर ये पूछ ले 12 जुलाई 1980 को कौन सा दिन था, ठीक है, तो ये बेसिक सवाल होते हैं, जरा सी ट्रिक्स है इनकी, आप इसको वीडियोस देख लेना, आप सर्च कीजिएगा कैलेंडर बाय परफेक्शन अकेडमी, ठीक है, बहुत पुरानी वीडियोस है, मैंने एक या 2 साल पहले यूट्यूब पे पढ़ाया था शायद, तो वो वीडियोस आप देख लेना, बेसिक सवाल है, ठीक है, अब हमें समझ में आएगा, क्योंकि मुझे अभी कंसेप्ट बताना पड़ेगा आपको, और खैर ये इतना आसान भी नहीं है कंसेप्ट कि जल्दी से हम सीख लें उसको, है ना, 10-15 मिनट फिर समझने में लगेगा। 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के कुछ सिक्के का मूल्य इतना रुपए है, उनकी संख्या ये है, तो देखो 1 रुपये के 3 सिक्के, तो कितने रुपए हो गए? 3 रुपये,
50 पैसे के 4 सिक्के, तो 50 50 50 50 मतलब 2 रुपए। 25 पैसे के 5 सिक्के तो 25 पंजे 125 मतलब 1 रुपया और 25 पैसा। इनका मूल्य वो बोल रहा है 93.75 है। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए, हमें हर एक की वैल्यूज निकालना है यहाँ पे, ठीक है। 3 और 2 5 और 1 6, 6 25, तो 6.25 की वैल्यू है 93.75, ठीक है। अब यहाँ पे भी 2 नंबर के बाद पॉइंट है, यहाँ पे भी 2 नंबर के बाद पॉइंट है, ठीक है। तो आसानी से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। 25 से काट दो इसको, 25 से 25 बार कटेगा 625, और 25 दूना 50, 25 तिया 75, 75 10 85, 85 और ये कितना बचा ये बचा 7 17 है ना, 177। तो 25 50 75 100, 25 50 75, 7 बार में 175 आ जाएगा, ठीक है। 2 बच गया यहाँ पे और पीछे 5 है, तो 25 से कम 25, ठीक है, इतना ही बचेगा, है ना। 25 का स्क्वायर होता है ना 625, तो 625 तो ये यहाँ कट जाएगा आपका। अब ये 75, ठीक है। तो इसको आप 25 से इसको भी सोल्व कर लो। 25 से कम 25, 25 10 35 और 2 37 मतलब 12 बचा 121, ठीक है। तो 25 से लगभग 25 पंजे 125, लगभग 5 बार कट रहा है, लगभग, ठीक है। देखो यहाँ पे भी ऐसा कोई पॉइंट में वैल्यूज दी हुई नहीं है, वैसे तो ये 4 बार ही जाएगा क्योंकि 121 छोटा है 125 से, ठीक है। तो 14.98 समथिंग कुछ आएगा, इसकी बजाय मैं उसको लगभग 15 मान लेता हूँ कि इसको लगभग ये 15 बार कटा। तो हमें सिक्के चाहिए प्रत्येक प्रकार के, तो 15 का मल्टीप्लाई 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 पंजे 75, 45 60 75, एक ही ऑप्शन में, बाकी तो कहीं भी नहीं है। और बाकी अगर आंसर एग्जैक्ट चाहिए तो वो तो दशमलव में आएगा, डेसिमल में, ठीक है, पॉइंट में आएगा, और वो यहाँ दिया हुआ नहीं है। इसका मतलब उसने भी 15 ही एज्यूम किया होगा, ठीक है। इनका एलसीएम निकालना है, निकाल सकते हैं हम इसको। यदि 11 से विभाज्य है तो x का स्थानीय मान क्या होगा, तो देखो 3 3 3 1, ठीक है। 1 और 3 कितना हो गया 4, और 3 और 3 6। अच्छा यहाँ पे देखो 1 प्लस 3 प्लस ये जो भी x है, तो 1 प्लस 3 प्लस x मतलब 4 प्लस x हो गया। इसका और इसका डिफरेंस 3 और 3 6, इनका डिफरेंस देखो कितना होगा, तब जाके ये 11 से कटेगा। तो देखो 4 में मेरे को 2 जोड़ना पड़ेगा, तभी ये 6 आएगा, और 6 में से 6 तभी कटेगा। तो b की वैल्यू x की जगह अगर मैं 2 रख दूं, तो 4 में से 2 गया 6, तो 6 में से 6 जाएगा तो 0 बचेगा। इसका मतलब यहाँ पे मुझे कितना रखना पड़ेगा, इसका मतलब मुझे यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा। और 2 का स्थान क्या है, 2 का स्थान तो 2 ही होगा ना। अरे 2 किस स्थान पे, 2 पे, मतलब स्थानीय मान का मतलब ये कि जो है ना वही उसका मतलब प्लेस वैल्यू उसकी, कौन से प्लेस पे है वही प्लेस वैल्यू उसकी, ठीक है। एक होती है फेस वैल्यू, एक होती है प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो इसका स्थानीय मान भी कितना हो जाएगा, जितना दिया हुआ है हमें, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पे। निम्न को हल करें, पहले भाग दे दो, 3 बचा, फिर 3 9 27 बचा, फिर 19 माइनस 27 बचा। तो 19 माइनस 27 कितना हो गया, 19 10 29 मतलब बचा माइनस का 8, है ना, और माइनस के 8 से काटोगे तो माइनस का 3। सिंपल सवाल। एक धनराशि 5% साधारण ब्याज से इतने वर्ष में अंत में इतनी हो गई बोला है उसने, ठीक है, मतलब ये मिश्र धन है आपका। तो 5% की दर से 3 से 1/4 मतलब 3 चौके 12 और 1 13/4 साल, तो 13 पंजे 65/4 ये आपका ब्याज की दर आई है ना। और इसमें मूलधन भी अगर जोड़ दूं मैं तो आपका इतना ब्याज आ जाएगा। तो ये कितना हो गया 465/4। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 2790। तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा बस, कुछ नहीं और, ठीक है। या फिर हम ऐसे समझे इसको कि 465 इसकी वैल्यू हो गई, तो 4 तो क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर आ जाएगा। तो 100% कितना होगा, 100 निकाल सकते हैं हम इसका। बस ये कैलकुलेशन है थोड़ा सा, ठीक है, कैलकुलेट कर लेना, आंसर आपका आ जाएगा। 4% की साधारण ब्याज की दर से इतने रुपए की धनराशि 6 साल में कितना ब्याज देगी, है ना। तो 4 छंग कितना आ गया 24%। 24% की वैल्यू ये है, 100% कितना होगा, ठीक है। अरे समझ में आ गया ना, देखो। अरे चलो मूलधन कितना है, अच्छा मूलधन है 1250, ठीक है। तो 1250 का
4% की दर से 6 साल का ब्याज। 25 पंजे 125, 25 दूना 50, 2 से कटेगा 25 बार, तो 4 छंग आ गया 24, तो 24 गुना 25। देखो 4% की साधारण ब्याज की दर 1200 रुपये की धनराशि 6 वर्षों का ब्याज कितना होगा। तो देखो 4 छंग ये कितना आ गया 24 गुना 25, तो 25 को डबल कर दो 50, इसको आधा कर दो 12, 12 पंजे 60, 600 रुपये। 600 रुपये आना चाहिए यहाँ पे, ये क्या आ रहा है 1250 का 4 साल 6 वर्ष, कहीं ज़्यादा गलत कर दिया कि मैंने। 125 है, 1250 है, उसका 4% की दर से 6 साल का साधारण ब्याज, तो 25 से काट दो, 25 चौके 100। अच्छा 4 लिया ही नहीं मैंने, 4 से 4 कटेगा ना, ठीक है। तो 25 छंग कितना आएगा 150। 1 मिनट इसको मैं फिर से कर रहा हूँ, ठीक है। और ये देखो 25 चौके 100 और 25 पंजे 125, 0, 4 से 4 कट गया, 6 पंजे 30, 300 आएगा, मतलब 300। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, सॉरी, ठीक है, ये गलत था, ये सही है। एक समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई बताएं। समचतुर्भुज ये हो गया आपका, ठीक है, ये समचतुर्भुज है, इसकी सारी भुजा बराबर होती है, विकर्ण 90 पे काटते हैं और विकर्ण भी बराबर होते हैं, ठीक है। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है हमें, मतलब 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 की जो वैल्यू है वो कितनी है 24 है। तो 24 दूना कितना हो गया 48, मतलब दोनों विकर्णों का गुणनफल कितना हो गया 48, ठीक है। इसके विकर्णों के लंबाई का जो योग है, मतलब डायगोनल 1 प्लस डायगोनल 2, वो है 14, ठीक है। तो एक फार्मूला अपने हिसाब से बना दो, d1 प्लस d2 का स्क्वायर, इसी इक्वेशन से, सेकेंड इक्वेशन से इसका स्क्वायर कर दिया सेकेंड का, ठीक है। तो दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर तो 14 का स्क्वायर कितना हो गया 196, है ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू d1 इंटू d2, मतलब 2 इंटू 48 इक्वल्स टू 196। 8 दूना 16 की 6, 4 दूना 8 और 1 9, 96 हो गया। तो 96 गया इधर से, तो कितना बचा 100, ठीक है। ये आ गया 100 आपका, ठीक है। अब ये डायगोनल 1 और डायगोनल 2 का होल स्क्वायर कितना आ गया हमारा, इतना आ गया, ठीक है। अब एक चीज देखना है यहाँ पे, उसका एरिया है 24, ठीक है। अच्छा पहले तो मेरे को एक बात बताओ, समलंब के कुछ फार्मूले होते हैं, सॉरी समचतुर्भुज के कई सारे फार्मूले हैं, जिसके अंदर अगर कोई एक एंगल दिया हो और एक भुजा दी हो तो a स्क्वायर साइन थीटा से उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमें उसका एरिया निकालना है तो ध्यान रखना, अगर डायगोनल का स्क्वायर गिवन है तो हमेशा एक ध्यान रखना कि क्षेत्रफल निकालने का एक और फार्मूला है कि 4 इंटू ए स्क्वायर हमेशा बराबर होगा डायगोनल 1 के स्क्वायर के प्लस डायगोनल 2 के स्क्वायर के, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो हमें 100 गिवन है, तो यहाँ पे मैं 100 लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये 4 से कटेगा 100 25 बार, और ए स्क्वायर अगर 25 है तो ए कितना होगा 5, मतलब ए की वैल्यू आ गई साइड की वैल्यू 5, ठीक है। तो हमें क्या निकालना था, एक भुजा की लंबाई, तो 5, तो 5 आंसर हो गया इस सवाल में हमारा, ठीक है ना। आई थिंक ये सबसे बेस्ट तरीका बताया मैंने, ये है ना, जो ध्यान रखना 4a स्क्वायर इक्वल्स टू डायगोनल 1 का स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 का स्क्वायर, ये इसके विकर्ण दिए हो तो हम साइड निकाल सकते हैं। दूसरा इसका एरिया निकालने का फार्मूला और है, ये जब विकर्ण दिया हो, लिख लेना जब विकर्ण दिया हो। इसके अलावा मैं अगर आपको बताऊं तो क्षेत्रफल निकालने के 2 फार्मूले इसके 1/2, अगर दोनों विकर्ण दे दे तो डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 इंटू 1/2, ये भी कर सकते हो। या फिर एक और फार्मूला है, अगर इसकी साइड दी हो भुजा, तो भुजा निकालने का फार्मूला एक और होता है, जैसे कि 1/2 इंटू, खैर ये तो वही हो गया, ठीक है, तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलो ठीक है, अच्छा ये तो हो गया, ठीक है। अब एक और चीज़, इसका एरिया हम एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं। अगर हमें कोई एक साइड गिवन है तो
उसका स्क्वायर इंटू कोई एक एंगल गिवन है तो साइन थीटा। तो ये दो फार्मूले हैं क्षेत्रफल निकालने के और ये विकर्ण का, ठीक है। किस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में जनसंख्या वृद्धि सबसे ज्यादा हुई? तो ये तो कैलकुलेट कर लो, ठीक है। कहाँ पे कैलकुलेशन से पता चलेगा? तो देखो यहाँ पे कितना है, ये 10 से 30 हो गया, 20 बढ़ गया। ये 30 से 40 हो गया, 10 बढ़ गया। ये 40 से 50 हो गया, 10 बढ़ गया। ये 50 से 60 हो गया, 10 बढ़ गया। और ये 60 से 70 हो गया, 10 बढ़ गया, ठीक है। तो किस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक है? तो यहाँ पे 20% है, ठीक है। तो किस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में जनसंख्या वृद्धि सबसे ज़्यादा है? तो देखो पिछले वर्ष की तुलना में अगर हम देखें तो यहाँ पे 20% जनसंख्या बढ़ी है, ठीक है। तो 20 जनसंख्या बढ़ी है, ठीक है। 20% में नहीं है ये, 20 जनसंख्या बढ़ी। तो पिछले साल की तुलना में सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो किस में बढ़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 थी और यहाँ पे 30 हो गई। यहाँ पे देखो 1951 से 1961 तक यहाँ 10 थी और यहाँ 30 हो गई। तो बढ़ी कितनी? 20 बढ़ी। और 20 बढ़ी तो बढ़ी किससे? 10 से। तो 100% कितना होगा? तो 0 से 0 कट गया, तो 2 में 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो 200%। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, संख्या लगभग डबल बढ़ गई है, जितनी थी उसकी डबल बढ़ गई। तो 10 थी तो 10 का डबल 20 बढ़ गई, तब जाके 30 हो गई। तो ये 1951 से 1961 की जो जनसंख्या है वो बढ़ गई। तो इस 1961 आंसर होगा, क्यों? क्योंकि इसकी जो जनसंख्या है वो पिछले साल की तुलना में सबसे ज़्यादा है। तो 1961 आंसर हो जाएगा। चलिए, किसी मिश्र धातु में 15% चांदी है। मिश्र धातु के किसी भार में यदि 51 ग्राम चांदी है तो दूसरे धातु की मात्रा क्या होगी? समझना, अगर मिश्र धातु, कोई एक मिश्र धातु है जिसके अंदर क्या है, 15% चांदी है, सिल्वर हो गया, ठीक है। और ये बोल रहा है कि मिश्रण में जो चांदी का वजन है वो कितना है। देखो सिंपल है यार, अगर ये बोल रहा है किसी मिश्र धातु के अंदर अगर 15% चांदी है और वो बोल रहा है कि 51 ग्राम चांदी है, तो परसेंटेज में इतनी गिवन है और इस वैल्यू में इतनी गिवन है, तो दूसरे धातु की मात्रा क्या होगी? तो हम निकाल सकते हैं कि दूसरी अदर धातु कितनी होगी। तो देखो, अगर किसी मिश्र धातु, ये पूरी मिश्र धातु है आपकी, ठीक है, कोई भी है ना, एलॉय जिसको हम कहते हैं एलॉय, इस मिश्र धातु के अंदर 15% अगर चांदी है तो बचा कितना? 85%। तो वो क्या होगा? अदर चीज होगी, अन्य, है ना, उसमें जो भी सोना लोहा तांबा जो भी हो। तो ये बोल रहा है कि चांदी इतनी है और ये बोल रहा है इतनी है, तो 51 की वैल्यू तो 15% गिवन है, ठीक है। लेकिन ये बोल रहे दूसरे मिश्र धातु जो है वो दूसरी कौन सी है, 85% अदर है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? बस ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लो, बड़ा सिंपल है, ठीक है। क्या आएगा? देखो 5 से काट दो, 5 दिया 15, 5 से कटेगा ये 17 पंजे 85, 3 से कटेगा 19 दिया 51, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो, अब 9 से 63 की 3 आएगा पीछे। 1 मिनट, क्या आ रहा है ये? 15, 3 से 5 से काट दिया, 5 दिया 15 और 5 से काट दिया 17 बार, ठीक है। फिर 19, अच्छा 19 दिया 57 होता है, ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी। 3 से काट दो इसको तो 3 दूना 6, या सॉरी 3 एकम 3, 4 5 2 बचा 3 से तो 21, 17 दिया 51, सॉरी माफी चाहता हूँ। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। एक व्यक्ति 40 की स्पीड से गाड़ी चलाता है, 1 मिनट पहले पहुंचता है, 36 की स्पीड से जाता है तो 3 मिनट देर से पहुंचता है, कितनी दूरी तय करेगा? बड़ा सिंपल है, S1 इंटू S2 अपॉन S1 और S2 का डिफरेंस, मतलब कितना आ गया? 4 इंटू टाइम कितना लग रहा है? पहले 1 मिनट पहले और अब 3 मिनट देर से। तो पहले और देर से दिया हुआ है, मतलब दोनों को जोड़ देंगे हम, तो 3 और 1 कितना हो गया? 4। 4 को घंटे में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। 4 से 4 कट गया, 0 से 0 कट गया, 6 से 36 कट गया 6 बार, तो 4 छंग 24 आंसर आ गया। ये फार्मूला है एक्चुअली स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन, अच्छा 2 फार्मूले होते हैं दूरी निकालने के, ठीक है। जब देखो 2 तरीके बता देता हूँ। पहला, जब टाइम का डिफरेंस दिया हो, है ना, डिफरेंस ऑफ टाइम गिवन हो, तो S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2 इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम, डिफरेंस ऑफ टाइम। और इस सवाल में दूरी निकालने के 2 फार्मूले, ये यही बताया मैंने कि इसमें डिफरेंस दिया हुआ है कि 3 मिनट देर से पहुंचा, 3 मिनट पहले पहुंचा, ठीक है ये।
लेकिन अगर टाइम भी फिक्स दे दे कि कोई दूरी 8 घंटे में तय की जाती है, मतलब फिक्स ही हो गया कि 8 घंटे में तय हो गई, तो जब दूरी फिक्स हो तो फिर फार्मूला है डिस्टेंस का 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू टोटल टाइम। ठीक है, ये दो फार्मूले रट लो इनको, क्योंकि कई सवाल हम रेशो मेथड से करेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन ये जो फार्मूले हैं दो, याद करने में क्या जा रहा है हमारा, अगर हमारा ही टाइम बच रहा है तो दो फार्मूले रटने में क्या जा रहा है। मैंने कभी कोई फार्मूला नहीं बताया आपको, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये दो सवालों के लिए आपको ये पता होना चाहिए। दो प्रवेश पाइपों में से एक की दक्षता दूसरे की तुलना में दुगनी है, तो देख लो कर सकते हैं हम, कैसे करेंगे समझना। दो पाइप मान लो, एक ए मान लिया एक बी मान लिया, ठीक है। तो ये बोल रहा है एक की दक्षता दूसरे की डबल है, तो मान लो इसकी दक्षता 1 है तो दूसरे की, ये जो इसकी दक्षता है वो डबल है, ठीक है। ये एफिशिएंसी आ गई 2:1 में, तो टाइम क्या आएगा 1:2 में, ठीक है। अब ये बोल रहा है दोनों एक निकासी नल, मतलब एक तीसरा नल है सी जो खाली करने वाला है, ठीक है, उसके साथ मिलकर काम करे और जो अकेला 8 घंटे में टंकी को खाली कर सकता है, मतलब वो अकेले को ही 8 घंटे लग रहे हैं टाइम। तो अब यहाँ पे ये रेशो में है और यहाँ पे जो एक्चुअल डेज है, तो ये इसको कंप्लीट मानने के लिए 1x और 2x मान लो, ठीक है। 8 अकेले 8 घंटे में खाली कर सकता है, 8 घंटे में खाली टैंक को भर सकते हैं, मतलब ये जो तीनों मिलकर के काम करे, क्योंकि ये दोनों तो काम करेंगे कि दोनों नल अगर तीसरे वाले जो कि 8 घंटे में भर सकता है, अगर तीनों मिलकर के काम करे तो 8 घंटे में टैंक भरा जाएगा। तो तीनों मिलकर के 8 घंटे में भर सकते हैं। बड़ा सिंपल है, 8 2 और देखो टाइम ऐसे लिख लो आप, एक काम करो ABC 1x 2x और ये 8 हो गया, ठीक है। ये एक काम करो, इसको सिंपली ऐसे ही कर लो, जैसे कि मान लो इसको टाइम लग रहा है देखो 1x, तो एक दिन का काम कितना हो गया 1/1x, ठीक है। फिर प्लस इसको कितना लग रहा है 2x, तो 1/1 दिन का काम 2x, ठीक है। और तीसरे वाले को लग रहा है 8 दिन, तो वो चूंकि खाली कर रहा है इसलिए 1/8 दिन, और तीनों मिलकर के काम करें तो 1/8 दिन, मतलब 8 घंटे, मतलब 8 घंटे, सॉरी दिन नहीं 8 घंटे लगते हैं। तो सोल्व कर लो इसको, ठीक है। ये कितना आ रहा है यहाँ पे इसको उठा के आप इधर ले लो, तो 1/8 और 1/8 कितना हो गया 2/8, ठीक है 2/8। एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे 2x आपका, यहाँ 2x ही है, तो ये आ गया 2x, x से x कट गया 2 प्लस 2x से 2x कट गया 1, 3/2x, 2 चौके 8, 2 दूना 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 x की वैल्यू आ गई 6। तो कम दक्ष पाइप को कितना टाइम लगेगा, देखो ये कम दक्ष को टाइम कितना लगेगा, डबल लगेगा। तो x की वैल्यू अगर 6 है तो 2x की वैल्यू कितनी हो गई 12, मतलब उसको 12 दिन लगेंगे। सिंपल सवाल, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। इसको हम कई तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, अपना अपना तरीका है, जो आपको ठीक लगे उससे कर सकते हो आप इसको। मैंने रेशो से कर दिया कौन सी संख्या 9 से विभाजित होगी, तो जोड़ लो, जिनका योग 9 से कटता हो वो भी कटेगा। 3 और 4 7 और 2 9, ये कट जाएगा, ठीक है। इसके अलावा 5 और 4 9 कट जाएगा, 3 2 5 और 1 6, ये नहीं कटेगा। 5 और 4 9 कटेगा, 4 और 5 9 कटेगा, 6 नहीं कटेगा। 8 और 7 15, 15 और 5 20, 20 और ये कितना हो गया 10, 30, 30 9 से कहाँ कटता है, नहीं कटेगा। और ये कट जाएगा, 1 और 2 3 और 3 6, 6 और 2 8 और 1 9, 9 आ गया ना, 9 9 से कटता है, इसलिए ऑप्शन ए आंसर होगा। हल करें, अब इनको जोड़ना तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। दो वृत्तों की त्रिज्या दी हुई है 3.5 4.5 और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 10 है, तो अनुप्रस्थ समान स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करो। चलिए काम कीजिए ये जो है इसके लिए मेरे को आपको पहले वृत्त के अंदर कई सारी चीजें पढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। स्पर्श रेखाएं क्या है, सकेंद्री वृत्त किसको कहते हैं, ठीक है, और इसकी जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, डायरेक्ट टेंजेंट है ना, कॉमन टेंजेंट, तो थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। मैं थोड़ा कल समझाऊंगा, आज मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है ना, इसको समझाने में टाइम लगेगा, तो मुझे आज थोड़ा काम है, अर्जेंट वर्क, ठीक है। तो मैं अभी थोड़ा सा निकल रहा हूँ बाहर, तो मैं ये वीडियोस से ये यहाँ से ले लूँगा कल अगली वीडियो में, ठीक है। तो जिसके अंदर मैं ये 3 क्वेश्चन तो सबसे शुरू में कराऊंगा, फिर यहाँ से कंप्लीट ले लूँगा एक, तो एक दिन का वो कंप्लीट कर लूँगा, ठीक है। तो कोशिश करना है इस सवाल को करने की, अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं कल लेकर के आऊँगा, ठीक है। आज मुझे थोड़ा सा टाइम हो गया है मेरा जाने का, ठीक है।
चलिए ठीक है, बाय बाय, फिर कल मिलेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मेहनत खूब कीजिए, ठीक है।